Hello everyone. So today we are starting this MCQ development series and cracking the code of PYQ. इस सीरीज का मेन मोटिव हमारा ये रहेगा कि मैं आपको लाइव विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड एप्टीट्यूड मैं आपको सारे MCQs PYQ सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इससे फायदा क्या होगा? आपको नॉलेज को कैसे करके अप्लाई करना है, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज सीखोगे। सेकंड चीज है, देयर आर सम सर्टेन पैटर्न्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि जिसको आज के डेट में यूट्यूब में बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक हर जगह नहीं लगता है। द मेन बेसिस नॉलेज एंड लॉजिक। ठीक है, नॉलेज एंड लॉजिक के बेसिस पे आपका एलिमिनेशन टेक्निक लगता है। सेकंड, आप देखो चीजें कई एस्पिरेंट्स के साथ होती है प्रॉब्लम, एंड मेरे साथ भी होती थी। हम चीजें तो पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो द गैप जो रहता है, द गैप बिटवीन क्वेश्चंस, ओके, नॉलेज, व्हाट यू रीड एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, इस गैप को फुलफिल करने के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और हम इसमें काफी पैटर्न्स को डिवाइस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू मुगल इन इंडिया। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। लेट्स से कि आपको जागीरदार, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, आपको ये सीरीज देखनी है अगर आपने एटलीस्ट एक एक बार सिलेबस को कंप्लीट किया, एक बार हल्का फुल्का नॉलेज है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखो यार, कई लोगों को जागीरदार नहीं पता रहता, पर जमींदार तो पता है। जमींदार हमें पता है कि भाई हमारे पूर्वज लोगों में से काफी लोग हुआ करते थे। ठीक है, इनके पास लैंड हुआ करते थे। व्हाट वी नो, दे हैड लैंड, इनके पास पोलिसिंग पावर हुआ करते थे। या अंग्रेजों के समय, इवन मुगल्स के समय क्या हुआ करते थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव रहते थे किसी एरियाज में। अच्छा, जागीरदार्स वर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। ठीक है, क्या बोल रहे, जागीरदार लैंड होल्डर हो सकता है, इसके बदले से पुलिस और जुडिशियल ड्यूटीज करनी पड़े। जमींदार्स वर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करता था विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी देन रेवेन्यू कलेक्शन। अब इस स्टेटमेंट को देखो, आपको क्या लगता है, आपका लॉजिक क्या बोलता है? क्या जमींदार, भाई जमींदार जो कि पुलिस भी रखता था, खुद की फौज भी रखता था, सारी चीजें पूरा, मतलब एक जमीन, एक पूरे विलेज का राजा माना जाता था, क्या उसके पास सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स होंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा? तो ये स्टेटमेंट तो मुझे कुछ जमा नहीं। ठीक है, ओके, देखो मुझे जागीरदार का मीनिंग नहीं पता, बट जमींदार, ऑब्वियसली यार जमींदार जो होगा ये अपार्ट फ्रॉम ये रेवेन्यू कलेक्शन और भी बहुत सारे जैसे पुलिसिंग राइट्स होंगे, लैंड कलेक्शन, लैंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स होंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स होंगे, ये सारी चीजें। पहला स्टेटमेंट तो भाई मेरा गलत हो गया। सेकंड, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी। अब आप एक चीज सोचो, जो जमींदार का भाई, ये हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें चली आती है, राजा का बेटा राजा, है ना? तो जमींदार भी क्या है, जमींदार भी तो छोटा राजा ही, जमींदार का बेटा जमींदार नहीं होगा? क्या इतना बेवकूफ है कि वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा? जमींदार ने जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर की है, क्या वो जनता को दे देगा? ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकती है, हेरिडेटरी ना हो। तो अगर थोड़ा सा हम देखो, कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज ऑफ जमींदारी चाहिए था और एक थोड़ा अवेयरनेस, तो हमें आंसर आराम से डी मिल जाता। ठीक है, अगला देखो, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सीलिंग लॉ, सीलिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई लेट्स से कि 100 बीघा यूनिट के ऊपर कोई भी लैंड नहीं रख पाएगा, 500 के ऊपर एक लिमिट रख दी। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग, नॉट एट इंडिविजुअल होल्डिंग। अरे भाई ये कैसी बात हो गई? लेट्स से कि कोई सेठ जी है, जगत सेठ। अब ये जगत सेठ क्या, वो भी तो फैमिली का ही पार्ट है। अब गवर्नमेंट ने जब लिमिट लगाई कि 100 बीघा से ज्यादा नहीं रख सकता, तो फैमिली, जगत सेठ की फैमिली नहीं रख सकती है, और जगत सेठ सेठ क्या 500 बीघा रख सकता है? ये लॉजिकल बात हुई यार, है ना? द मेजर एम वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंडलेस। देखो ये चीज हो सकती है, लैंड रिफॉर्म्स लाई इसलिए गया था कि जो गरीब पीजेंट्स थे, जो गरीब लेबर्स थे, उनको लैंड देना। भाई आप किसी के पास से एक्स्ट्रा लैंड अगर ले रहे हो, ठीक है, अगर आप सीलिंग लगा रहे हो, वो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ, क्या देखो, कैश क्रॉप कभी भी कुछ भी आता है, इंडिया में कैश क्रॉप की बात ही नहीं होती थी। इंडिया में मेन चीज हमें भाई एग्रीकल्चर में बेसिक पढ़ते हैं, इंडिया इज डोमिनेट बाय फूड क्रॉप्स।
लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू, भाई देखो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही अगर कर लो, भाई क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लगा दोगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर दी आपने, आप लगा दोगे कि आप 100 बीघा से ज्यादा लैंड नहीं ले सकते? ये तो लॉजिकल बात हो गई ना यार। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट आंसर वुड बी बी। ओके ओके। तो देखो दो क्वेश्चंस हमने देखे, आड़े टेढ़े लगते हैं, बट थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाओगे, ट्रस्ट में आपसे बनेंगे सवाल। ट्रस्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना बने। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, देखो ये करंट अफेयर्स का था। अगर ऐसे क्वेश्चंस में पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, इसका आंसर वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आप तिगड़म ही नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, यूएनसीटीएडी भी हो सकता है। ये एक्चुअली उस टाइम पे 2019 में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था, तो लोग यार इसे मतलब इजीली, आप इसको मतलब एक तरीके से इजीली आप कर सकते थे अगर आपने ठीक ठाक भी करंट अफेयर्स जैसे विजन की पीटी 365 ये सब अगर पढ़ा होगा, तो आपसे आराम से हो जाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, अब देखो चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया। अच्छा, अब स्टेटमेंट्स में आने के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। It ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in trade in tea and trade with China। भाई देखो, अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये सारी चीजें पढ़ी है, तो ये डायरेक्ट उसी का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने के लिए इनने इनके पूरे ट्रेडिंग राइट्स छीन लिए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, ट्रेडिंग राइट्स छीन लिए थे, पर हाँ एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड चाइना। इट asserted the sovereignty of British crown over Indian territories held by the company। बिल्कुल, आप कंपनी की पावर अगर कम कर रहे हो, इफ यू आर रिड्यूसिंग द कंपनी पावर, मतलब आप ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी पावर बढ़ा रहे हो। तो सेकंड भी सही है। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आप एक बात देखो भाई, हमें इस ये पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खारिज कर दी गई थी, इट वाज रिमूव्ड। बट 1857 के पहले रेवेन्यू इन सब में पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो राज नहीं था। ब्रिटिश, क्योंकि भाई आप देखो अंग्रेजी हुकूमत कंपनी नहीं बनाई थी ना, तो कंपनी के राइट्स तो थे। हाँ, वो खत्म हुए थे 1857 के बाद, जो 1858 वाला जो एक्ट आया था उसमें खत्म हुए थे। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इस वजह से आंसर इसका 1 and 2। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। है ना, स्वदेशी मूवमेंट देखो ये आपका बेसिक क्वेश्चन आ रहा है किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, आप अपने स्टैटिक नॉलेज को लिंक करो कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है और स्वदेशी स्कूल यूनिवर्सिटी क्लॉथ ये सब लेके आना है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल को। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही, यही तो स्वदेशी मूवमेंट है। The National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement and the major role was played by Aurobindo Ghosh। इजी कैटेगरी, ठीक ठाक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये बहुत आसानी से बनेगा आपको, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिस वाज, ये समवॉट फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग ये बेसिक आपके स्पेक्ट्रम में गिवन है, महात्मा गांधी। ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ बिल्कुल, स्वामी सज्जानंद इसके फाउंडर थे। इनको अंडमान एंड निकोबार के पास मर्डर कर दिया गया था। ओके, ही वाज फ्रॉम बिहार। पर्सनालिटीज आर इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, ये अगेंस्ट कास्ट सिस्टम स्टार्ट किया था। तो तीनों से स्टेटमेंट है, सीधा सा फैक्चुअल सवाल है। ओके, अब देखो वाई आई से कि आप इसमें से क्वेश्चंस देखोगे कि थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स, आप देखो लॉर्ड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हिस्ट्री के मैपिंग से आ रही है। मैं अब आपको आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ठीक है, आपको लगता है कि ये सेशन हेल्पफुल है या आपको सही लग रहा है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और मैं इसमें आप लोगों को क्लियर कट दिखाऊंगा कि
हाउ द थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हिस्ट्री की जो मैपिंग हो जाती है, इट इज अ थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। हड़प्पन साइट कौन सा नहीं है? देखो, सुहारगोड़ा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक मौर्यन साइट था। इट वॉज रिलेटेड टू अशोका। ओके, तो ये इजीली आपका एलिमिनेट हो जाता है। बाकी हिस्ट्री के आपके 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये मैप्स डायरेक्ट गिवन है, तो दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सिमिलरली देखो, वापस से रिलीव स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ रायनो अशोका, किंग अशोका। एज आई सेड, मौर्यास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो मेरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखोगे, इफ यू सी द प्लेलिस्ट ऑफ हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैं थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स करा रहा हूं। आप देखोगे, आपको एंशियंट मेडिवल में यही टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मौर्यस को जाके देखो आप। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मौर्य के इंस्क्रिप्शंस, अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे, रायनो अशोका किस पे गिवन है? कांगाहाली। अब देखो, ये क्वेश्चंस रैंडम नहीं है, ये थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल। अब मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे, देयर आर 45 के अराउंड टॉपिक्स बताए ऐसे थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स, जो कि जिसके ऊपर आई एम प्रिपेयरिंग अ प्लेलिस्ट जिसमें एंशिएंट एंड मेडिवल कंप्लीट हो चुका है। आई एम करेंटली आर्ट एंड कल्चर भी कुछ पार्ट हुआ है। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन ज्योग्राफी। आप उन 45 टॉपिक्स में से देखोगे कि 70%, 70 to 80% पेपर उसी से ही आता है। आप पहले उन टॉपिक्स को देखना और फिर साथ साथ ये पीवाईक्यूज देखना। और व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको फॉलो करना, बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई डाउट है आपको टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इंस्टा में भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चैनल की डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है। सी अगेन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, ये सब थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं दोस्त। इन सब के ऊपर हर साल सवाल आना ही आना है, तो क्यों ना हम इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो जस्ट वॉच द लेक्चर, 30 मिनट्स का लेक्चर है बुद्धिज्म का, आपको पूरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, क्या बोल रहा है? फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म के फीचर्स को, डाइटिफिकेशन, डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, बिल्कुल सही। बोधिसत्वास, मंजूश्री हो गया। ओके, पद्मपानी, वज्रपानी, बिल्कुल दोनों की सही बात है। इमेज वर्शिप करते थे, बिल्कुल। ओके, तो महायान बुद्धिज्म में बिल्कुल ये तीनों चीजें थी, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। महायान बुद्धिज्म कहाँ से निकला था, कैसे प्रोपोगेट हुआ था, क्या उसके बेसिक, महायान हिनायान में क्या डिफरेंस है, महायान के सबसेक्ट्स क्या है, हिनायान के सबसेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग यू शुड नो। ऑल द थिंग्स आर कवर्ड। आप बुद्धिज्म का लेक्चर देखना, सारी चीजें कवर्ड है वहां पे। 30 मिनट का लेक्चर है बस। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना, यूपीएससी हाई टॉपिक्स में। ओके, अब देखो, गुप्ताज अगेन अ थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स विथ रेफरेंस टू। तो देखो, जो बार बार टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उनको क्यों ना हम अच्छे से कर ले। आपसे पूछे विष्टि क्या है? विष्टि, व्हाट डू यू मीन बाय विष्टि? ओके, विष्टि बोला है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है, अब देखो ये सवाल, इसमें कुछ तिगड़मी नहीं लगती है। आपने अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप जब देख रहे हो कि गुप्ता इन सब के ऊपर बार बार सारे तो ये करना है, तो आपसे ये इजीली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। कल्याण मंडपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो टाइम मैं गला फाड़ फाड़ के आपको 1 महीने से बोल रहा हूँ कि विजयनगर अंपायर इज ए थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। बीजेपी की गवर्नमेंट है, समझो विजयनगर से क्वेश्चन आना ही आना है। 2023 में देवराय के ऊपर आ चुका है, तुंगभद्रा के ऊपर आ चुका है। कल्याण मंडपा वो प्लेस था जहां पे मैरिज हुआ करता था। और ये आपके कहां से सोर्स भी मैं बता दे रहा हूँ, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, थीम 2, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी जुगाड़ लग जाती है ना। दिल्ली सुल्तान्स का भी वीडियो है, थीमेटिक रिपीटेटिव, विजयनगर का भी है। ओके, सारे 25-30 मिनट्स में मैंने जितना कंपाइल हो सकता था कंपाइल करके दे दिया, पीडीएफ भी शेयर कर दिया और लेक्चर भी। जस्ट वॉच दैट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, इतना कोई नहीं करता। ओके, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर को मैं स्क्रीन पे ले आऊं। ओके,
आमिल बोला जाता था। हाँ यार, आमिल का मतलब ये होता था, ये आपको डायरेक्ट ल्यूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तान्स इज एन एंशियंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन, नहीं। इक्ता सिस्टम बेसिकली मंगोलियन का सिस्टम था। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था किसने? इल्तुतमिश। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। बेसिक नॉलेज के ऊपर है। देखो, नॉलेज का सब्स्टिट्यूट है नहीं, एक साल पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अरे यार, अब मैं तेरे को कोचिंग्स में देख रहा हूँ, काफी यूट्यूब के वीडियोस है, इसमें छपरी ट्रिप्स लगते हैं, ट्रिक लगते हैं। क्या ट्रिक लगते हैं यार? इक्ता सिस्टम है और दिल्ली सुल्तान है, दो फैक्चुअल चीजें गलत कर दो, ऐसा नहीं होता यार। ओके। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी मतलब आर्मी कमांडर। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी आर्मी कमांडर, ये कौन लेके आया था? बलबन। केम इनटू एग्जिस्टेंस, नहीं, नॉट खलजी, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओनली ए। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं। ओके। सेंट निम्बार्कर was contemporary of Akbar. Saint Kabir was influenced or was greatly influenced by शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है। अब दो पैटर्न बता रहा हूं, ये पैटर्न आपके 90% टाइम सही होते ही होते हैं। ठीक है। लेट्स से कि अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, आपने इसमें कबीर और अकबर को छोड़ के किसी का नाम नहीं सुना, रिस्क अगर लेना ही है, सो व्हाट इज सेड टू बी कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है। कभी भी यूपीएससी, मैं आपको बहुत क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कभी भी यूपीएससी अगर किसी स्टेटमेंट्स को एग्जैजरेट कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, जैसे ग्रेटली इन्फ्लुएंस, जबरदस्ती का इन्फेसिस डाल दिया, मतलब समझ जाना दोस्त, दाल में कुछ काला है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आगे मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि सर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। समझ जाना, मतलब सीधे उठ के बोल देना कि भाई दाल में कुछ काला है, यूपीएससी आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जस्ट इमेजिन, इसमें सेंट कबीर के जगह ही वाज इन्फ्लुएंस भी बोल सकता था, बोल सकता है इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इन्फ्लुएंस। आप समझ जाना, ये जबरदस्ती का एडवर्ब क्यों आ रहा है, जबरदस्ती का बढ़ा क्यों रहा है चीजें। आई एम सेइंग 95% केसेस में ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। सेंट निम्बार्क वॉज कंटेम्प्ररी। अब हमेशा जो कंटेम्प्ररी, देखो ये आ जाता है आपकी इजीली ट्विक्ड कैटेगरी। अब लेट्स से एग्जामिनर अगर पेपर सेट कर रहा है, एग्जामिनर के लिए कितना इजी हो जाएगा इन फैक्ट्स को ट्वीक करना। यहां पे सेंट निम्बार्कर की जगह तुलसीदास भी डाल सकता था। ठीक है। यहाँ पे रविदास भी डाल सकता था। अब अगर इसे गलत कराना है तो बस एक नाम ही तो चेंज करना है। तो ये पैटर्न देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये कंटेम्प्रेरी वाला वर्ड आ रहा है एक टाइम पे, तो ये आपके गलत होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं ये 100% नहीं बोल रहा। देखो यार, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओके, यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, वरना यार पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। ओके। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो ये जितने बड़े सवाल होते हैं, बोलते हैं ना कि जायंट जितना बड़ा हो उतना ही डरपोक होता है। बड़े सवालों को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आंसर इसका कूद कूद के दिखता है हमें, कूद कूद के आंसर दिखता है इसका। देखो कैसे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल, एक सेकेंड सॉरी, इन एबॉलिशन ऑफ बंधुआ मजदूरी। बिल्कुल यार, महात्मा गांधी देखो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे, है ना। अब अनटचेबिलिटी के ये भी देख लेना, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है। अब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, तो ज्यादातर अनटचेबल लोग क्या करते थे? बंधुआ मजदूरी करते थे, तो इसके अगेंस्ट तो होंगे ही महात्मा गांधी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब देखो, इन लॉर्ड केम्सफोर्ड वॉल्स कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। अब बात समझना, गांधी जी, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये आपके वर्ल्ड वॉर वन की बात है। ठीक है। गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, अगर आपने पढ़ी है, कि इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। अब इनने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कैसे किया था? बोला था कि भाई ठीक है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वॉर का कॉस्ट वाज जस्ट, और ब्रिटिशर्स को अगर अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले वो हमें आजादी दे देंगे। पर जब अंग्रेजों ने हमें आजादी नहीं दी,
ठीक है। तो फिर गांधी जी ने बोला था इट वॉज माई हिमालयन ब्लंडर, एक्सेप्ट किया था, इट वॉज डायरेक्टली एक्सेप्टेड बाय महात्मा गांधी। ओके, गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट किया था कि दिस इज समवॉट, ये इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपका सपोर्ट किया था इनने, ठीक है। तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी गांधी जी थे कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करो, क्योंकि वो हिटलर के फेसिज्म और नाजिज्म को और बड़ा थ्रेट मानते थे। ओके। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये सपोर्ट नहीं, डिड नॉट सपोर्ट नहीं, इन्हें सपोर्ट किया था। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लाइक, यार देखो बिल्कुल भाई डांडी मार्च होगा, आप कोई लॉ तोड़ोगे, और लॉ किसमें, गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, कांग्रेस का सपोर्ट था, तो कांग्रेस क्यों नहीं लीगल डिक्लेयर होगी, बिल्कुल होगी यार। तो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सोचना ऐसे है, एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई जैसे कि अगर बोल रहा है कि भाई आप बस ये ट्रिक्स लेके चले जाओ आपका प्री निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। 1 साल की पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, बेसिक मिनिमम नॉलेज। ओके, 15th वाला, ये देखो, दिस इज अ दिस इज अ मतलब रिलेटिवली फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी कई बार जुगाड़ लगती है ना। मैं कैसे बता रहा हूं, जिसने स्पेक्ट्रम पढ़ी है ढंग से, उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। केसी नयोगी, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतनी बड़ी थी, 300 350 400 पता नहीं कितने मेंबर थे, बाद में और जुड़ते चले गए थे, 289 प्लस मेंबर्स थे। अब इतने ज्यादा मेंबर्स में डू यू थिंक कि जो एग्जामिनर है, क्या एग्जामिनर आएगा और वो पूरा एक एक नाम को जाके क्रॉस वेरीफाई करेगा? मतलब देखो क्वेश्चन पूछने का डोमेन इज वेरी वेरी ब्रॉड, और ब्रॉड क्वेश्चन हमेशा सही होता है, ठीक है। मतलब देखो 300 बंदों में यार हो सकता है एक मेंबर हो, एग्जामिनर छाटने थोड़ी बैठ रहा है इतने बड़े लिस्ट में। तो देखो जहां पे क्वेश्चन के जो ऑप्शन जहां पे हो सकते हैं ब्रॉड, तो वहां पे सही होने के चांसेस रहते हैं। पीसी जोशी बेसिक स्पेक्ट्रम में कि वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो जहां तक बच्चों को जो चीजें जहां पे फंसती, ये नियोगी वाली चीज में डाउट हो सकता था, है ना। तो आप ब्रॉडर वे में सोचा सको। अब देखो यहाँ पे जैसे कि भाई प्रेसिडेंट तो एक ही हो सकता है, ये हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता। जनरल सेक्रेटरी भी एक ही हो सकता है, ठीक है, ये हमें पता है तो ठीक है, बट ये बेसिक स्पेक्ट्रम से पता रहती है। ये थोड़ा सा यूपीएससी ने सेकंड वाला ऑप्शन को घुमाया था, एनसी नियोगी ने। अब एनसी नियोगी ने किस तरीके से घुमाया था यहाँ पे, व्हाट ही डिड कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ही सेड कि भाई मेंबर मेंबर का जो मतलब नंबर्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं ना यार, तो ब्रॉडर ऑप्शन सही होने के चांसेस रहेंगे। ओके, ये होता ही है जनरली। अब पीवाई क्यूज को साथ साथ देखते चलोगे आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। ओके, देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं हमें ज्यादातर अभी, स्टार्टिंग में अच्छी बात है हमने हिस्ट्री ही किया अभी। मिया तानसेन, मिया तानसेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तानसेन टाइटल वाज गिवन बाय अकबर, नहीं है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। रामानुज पांडे के, मतलब इनका नाम रामानुज पांडे थे, और एक बघेल रामचंद्र सिंह, मतलब रामचंद्र बघेल राजा थे, बघेल राजा था उनके, वो इनको लेके आए थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। चलो अगर आपको नहीं पता तो कैसे पहुंचेंगे। तानसेन कंपोज ध्रुपद, हाँ यार ध्रुपद के लिए तानसेन का नाम ही, हिंदू गॉड एंड गॉडेस के लिए तो पूजा करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है करेगा ही। सॉन्ग्स ही कंपोज, म्यूजिशियन था तो सॉन्ग कंपोज नहीं करेगा, राग नहीं निकालेगा, तो और तानसेन क्या करेगा, पहलवानी थोड़ी करेगा। ओके, तो सी डी तो सही होनी ही है। ओके, पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। तानसेन ध्रुपद हिंदू गॉड एंड गॉडेस, हाँ ध्रुपद के फाउंडर ही ये थे, तो ठीक है, सी एंड डी तो सीधे सीधे सही देख रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे यार, आप बेसिक आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक ध्रुपद घराना सबसे पहले पढ़ते हो, तानसेन नाम ही आता है। ओके, अब आप बेसिक सोच रहे हो, तानसेन म्यूजिशियन है तो सी डी तो ऑप्शन सही हो नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। ओके, अमंग द फॉलोइंग मुगल emperors shifted emphasis from illustrated manuscript एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे भी पेंटिंग की बात आ रही है, भाई एक ही पेंटर थे मुगल्स में जिनकी हॉबी थी आंख बंद करके जहांगीर,
उस्ताद मंसूर, दासवन बासवन आपके अकबर के टाइम पे थे। पेंटिंग, पोर्ट्रेट, ये सब आना आंख बंद करके आपका किसको मानना है आपको? जहांगीर। दिस इज थीमेटिक रिपीटेड टॉपिक्स। ठीक है, यूपीएससी इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल अगर अपन थोड़ा स्मार्टली काम करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क्स। सी अगेन एनवायरमेंट पे नेशनल पार्क का थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क आपका कंप्लीटली एल्पाइन, एल्पाइन मतलब माउंटेन, पूरी तरीके से माउंटेन में आ रहा है, मतलब हिमालय की बात करनी है। भाई मानस नहीं, ये तो असम में है। ओके, असम में है। नामदाफा, ये आपका अरुणाचल में है, अरुणाचल में है। न्योरा वैली, भाई नाम ही जब वैली है तो कहां से ये पूरी तरीके से अल्पाइन? वैली मतलब क्या रहता है? दिस इज माउंटेन, ये नीचे वाला पार्ट वैली। माउंटेन में पूछ रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क। हाँ, मुझे ये चीज पता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो उत्तराखंड में है, ये पूरी तरीके से पहाड़ में है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ ज्योग्राफी के नॉलेज से, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस, नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्त इतना अगर अपन ने दिमाग लगा लिया, ठीक है, तो सी डी तो मतलब ए और सी तो एलिमिनेट हो गया, बी सी में से गाड़ी फंसती है। अब देखो नामदाफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपकी चीजें हो सकती है, आपको लग रहा है कि भाई नामदाफा भी हो सकता है, बट इसने पूछा कंप्लीटली, है दोनों ही माउंटेन में, बट कंप्लीटली भाई मुझे तो ये इधर पीक का नाम भी पता है ना। ग्रेटर हिमालय उत्तराखंड, उत्तराखंड तो पूरा का पूरा पहाड़ है। ओके, तो यहाँ पे इधर इंटेलिजेंट, जैसे देखो दो आपने कर लिया, तो इधर आपको ये गेस करना है। मतलब देखो अगर आप गलत भी मार्क करते हो तो आपके गलत होने के चांसेस 50% है। एटलीस्ट दो ऑप्शन तो आपने लॉजिकली एलिमिनेट किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड गेसिंग। अटल इनोवेशन मिशन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पे। सिंपल सा सवाल, नीति आयोग। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब। ओके, बेसिक सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी। 21 जून, अच्छा 21 जून में मैंने बता दिया दिस इज सन, ये अर्थ हो गया, ये 21 जून हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इक्वेटर। दिस डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्टिक सर्कल। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, देखो सनरेज डायरेक्टली आर्टिक सर्कल पे ही जा रही है, बिल्कुल ये लॉजिकल लग रहा है मुझे। आर्टिक सर्कल के होराइजन के नीचे नहीं जाएगी, नॉर्थ पोल में आ रहा है। एंटार्क्टिक तो नीचे है, एंटार्क्टिक की बात ही नहीं हो सकती। शाइन्स इक्वेटर के ऊपर नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करता है। कैप्रिकन नीचे हो गया। तो यार बहुत बेसिक सवाल, सिक्स्थ एनसीईआरटी, ये आंसर इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following groups of plants are domesticated in New World? Okay, introduced into Old World. देखो, अब न्यू वर्ल्ड मतलब आपका यूएस वाला पार्ट, यूएस अमेरिकाज। सीधी सी बात, अमेरिका में कौन सी चीज इंट्रोड्यूस हुई है ना। ओल्ड वर्ल्ड मतलब आपका एशिया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आप एक चीज सोचो, एशिया चलो इंडिया भी उसका पार्ट हो गया, यूरोप एशिया ये वाला पार्ट हो गया। क्या यूरोप एशिया इंडिया में कॉटन नहीं होगा? वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया था, सिंडन, मेहरगढ़ के पास। क्या हमारे पास वीट नहीं होगा, गेहूं? तो सीडी तो आप उड़ा दो। कॉटन है, कॉटन भी उड़ा दो। अब टोबैको, भाई टोबैको ये सब हमारे यहाँ के नहीं है, ये अकबर जहांगीर लोग के टाइम पे पोर्तुगीज लोग लेके आए थे। कोकोआ का कभी सुना है ओल्ड वर्ल्ड में इंडिया के आसपास कोकोआ? ये सब अफ्रीका, ये सब सेंट्रल अमेरिका से हो रहा है। रबर, रबर के लिए भी इंडिया नहीं माना जाता। तो थोड़ा आई नो, अगर नहीं पता, थोड़ा अगर लॉजिक लगाओगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंट का फेवरेट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस तक करेंगे। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। बेसिक एनवायरमेंट जिसने पढ़ी है, हम क्या पढ़ते हैं? एशियाटिक लायन विच इज वनरेबल, अगर ठीक ठाक इंसान के पास पढ़े हो, एंड इट इज एंडेमिक टू
ओनली गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो ये स्टेटमेंट तो आंख बंद करके सही मानना है आपने। डबल हम्प कैनल कैमल ऊंट नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब एक बात बताओ, क्यों भाई? कैमल कहाँ मिलता है? रेगिस्तान, हमसे बड़े बड़े रेगिस्तान सहारा में है, अरेबिया में है, क्या वहां पे कैमल नहीं मिलेंगे? काटो। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। भाई नेपाल में भी मिलता है। अगर आपने करंट में पढ़े चितवन डिक्लेरेशन, नेपाल में भी मिलता है। अभी हमने न्यूज में पढ़ा था कि व्हाइट राइनोसोरस सूडान में एक्सटेंट हो गया, तो इंडिया ओनली कैसे हो गया? बेसिक नॉलेज। ओके, ए इसका सही आंसर आ गया। ओके, देखो अभी हिस्ट्री की मैपिंग के ऊपर से क्वेश्चन है। भाई मुझे नहीं पता कि पांदपुर कहाँ पे है, मुझे नहीं पता त्रिचुपल्ली कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देखूंगा तो क्या जुगाड़ लगा सकता हूँ, है ना? अब आप एक चीज देखो भाई, पानपुर त्रिचुपल्ली मुझे नहीं पता। मुझे पता है हम्पी। हम्पी में मुझे पता है कि विजयनगर, क्योंकि विजयनगर एक थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूँ। तो विजयनगर जो हो गया, विजयनगर का जो किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, वो मुझे पता है कि हम्पी इनकी कैपिटल थी। हरिहर एंड बुक्का ने बनाया था। कौन सी नदी? कृष्णा। कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी थी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी के ऊपर, बस इतना मुझे बेसिक पता होना चाहिए। अब मैंने ये देखा कि यार हम्पी मालप्रभा क्या बोल रहा है, काटो इसे। वो काटो तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये आ गया सीधा आंसर। ठीक है। विजयनगर देखो, एक ही क्वेश्चन में दो दो बार रिपीट हो गया विजयनगर दोस्त। विजयनगर की प्लेलिस्ट को देख लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ही फायदे में रहोगे। ओके, 24th। इन गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर। मतलब कुछ कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र में पॉवर्टी लाइन ज्यादा, किसी में पॉवर्टी का जो मतलब गरीबी रेखा ज्यादा होती है, बिहार उड़ीसा में कम हो सकती है। क्यों? सोचो। पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हाँ हो सकता है, ये गलत नहीं है, हो सकता है। प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। भाई अगर मान के चलो आप केरला गए, वहां पे नारियल पानी आपको 40 रुपए का मिल रहा है, आप वही चीज जा रहे हो राजस्थान में, आपको नारियल पानी 60 70 80 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। अब जो गरीबी रेखा महंगाई के बेसिस पे ही होती है। आपने अगर थोड़ी सी इकोनॉमी पढ़ी है, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, तो महंगाई की रेखा जो मतलब गरीबी रेखा बनाई जाती है, महंगाई के बेसिस पे ही बनाई जाती है। और महंगाई किस पे होता है? प्राइस के लेवल पे। तो स्टेटमेंट भी सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट, हाँ सही है, बट ये रेलेवेंट नहीं है। भाई जी, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी से क्या लेना देना? क्वालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है गरीबी रेखा का। देखो ए बी दोनों ही सही है, पर ज्यादा क्लोज ऑप्शन क्या है? पॉवर्टी रेट्स कम होता है, पर पॉवर्टी रेट डिपेंडेंट, अगर हम रूट कॉज को देखें, डिपेंडेंट होता किस में है? तो प्राइस लेवल पे होता है ना दोस्त। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सिंपल। अब ये ऐसे सोचोगे, ऐसे करोगे तो सवाल बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट cirrus क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ एरो, मतलब सल्फेट एरोजॉल्स। भाई विश्व परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से। क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग? सिल्वर आयोडाइड ये सब छोड़ देते हैं। क्लाउड थिनिंग क्यों करते हैं? क्या? ताकि क्लाउड और ज्यादा शाइनिंग और वाइट अपीयर हो। तो इससे क्या हो जाएगा? एल्बीडो इफेक्ट। एल्बीडो इफेक्ट क्या रहता है कि जो सनरे, कोई भी व्हाइट बॉडी जितनी सनरेज आती है उसको कितना परसेंट वाइट पूरा रिफ्लेक्ट कर पाती है। जैसे किसी भी व्हाइट बॉडी का एल्बीडो इफेक्ट 90% होता है। तो इसको और व्हाइटनिंग क्यों करते हैं, थिनिंग क्यों करते हैं? ताकि एल्बीडो ज्यादा बढ़ जाए तो सनरेज ना आ पाए। सल्फेट एरोजॉल्स क्यों करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में? ठीक है, सल्फेट एरोजॉल्स इसलिए करते हैं कि क्लाउड बन जाए, ठीक है, सनरेज आ रहा है, रिफ्लेक्ट तो क्यों हो जाए, हाँ, और इससे रेनफॉल भी हो जाता है क्लाउड बनने से। क्लाउड कैसे बनता है? बेसिक क्या रहता है? एक हाइग्रोस्कोपिक ऐसे डस्ट पार्टिकल्स टाइप के एक्ट करते हैं, इसके ऊपर वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जमने लग जाते हैं और क्लाउड बन जाता है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेनफॉल, ये सही है। अगर सल्फेट एरोजॉल स्ट्रेटोस्फेयर में, ये तो सही है।
बट क्लाउड थिनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लाउड थिनिंग से रेनफॉल का कोई लेना देना है ही नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन से इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। सोलर विंड यार वो तो सन से रिलेटेड है, हाँ, उससे कोई डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट से डायरेक्टली लेना देना नहीं, पर डायरेक्ट लेना देना है, ये सब हम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो देखो अभी आई नो काफी टाइम लगा मुझे, बट डिटेल में मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अब आप इस सेशन को देखना एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हो, कि ये क्वेश्चंस मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊं कि रिकॉर्डेड ही दूं। ओके, शैल आई सॉल्व इट लाइव और शैल आई गिव इट रिकॉर्डेड इटसेल्फ? आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज, आप जैसा बोलोगे। एंड लाइव, अगर लाइव लूंगा तो देखो सिंस आई एम वर्किंग, तो मैं रात को 9 बजे के बाद ले पाऊंगा, 9 से 10, 9 से 10:30, 11, ठीक है। आप जैसे भी तैयार हो, आप मुझे ये चीज बता देना। एंड इसकी बेसिक्स बाकी कब कैसे के क्लासेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक डायरेक्टली चैनल के डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।